नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 68वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में है दल और सूची सेकंड में है उनसे संबंधित नेता। ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी, ये है कृषक प्रजा पार्टी। तो कृषक प्रजा पार्टी को मूल रूप से प्रजा समिति के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना फजलुल हक के द्वारा 1930 के दशक के उत्तरार्ध में की गई थी। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में की गई थी। ठीक है, इन्होंने जमींदारी के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। ठीक है, जमींदारी के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो ए में आएगा एक। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से मीनू मसानी संबंधित है, मीनू मसानी। ठीक है, इसकी स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। ठीक है, यह कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी समूह था। ठीक है, इसके प्रमुख लक्ष्य थे स्वतंत्रता और समाजवाद। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नाम से जो है पत्रिका प्रकाशित की थी, कांग्रेस सोशलिस्ट। ठीक है, 1948 में ये पार्टी समाप्त हो गई थी। ठीक है, सी है ऑल इंडिया किसान सभा। तो इसकी स्थापना 1937 में की गई थी और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती, तो सी में आएगा 2, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी तो सिकंदर हयात खान इससे संबंधित है, सर सिकंदर हयात खान। ठीक है, यह पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, और इसके प्रमुख संस्थापक कौन कौन थे, तो सर फाजली हुसैन, ठीक है, चौधरी लाल चांडी और सर छोटू राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने 1893-94 ईस्वी में, 1893-94 ईस्वी में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी। तो ये थे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष एक महान देशभक्त, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी और उच्च कोटि के संत थे। ठीक है, और अरविंद घोष की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा उच्च अंकों से पास की थी, लेकिन फिर भी इनको नियुक्ति नहीं मिली थी। ठीक है, 1893-94 ईस्वी में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में इन्होंने उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी। ठीक है, ये लगभग 10 वर्षों 1901 से 1910 तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे थे। ठीक है, 1910 ईस्वी में ये पांडिचेरी चले गए, जहां पर इन्होंने एक आश्रम स्थापित कर लिया और अपना पूरा जीवन ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों में व्यतीत किया। ठीक है, सतीश चंद्र मुखर्जी का टाइम पीरियड था 1865 से 1948। ठीक है, सतीश चंद्र मुखर्जी भारत में राष्ट्रीय शिक्षा के अग्रदूत थे। ठीक है, ये प्रमुख भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्रवादी थे। ठीक है, सतीश चंद्र मुखर्जी ऑगस्टे कोम्टे के मानवता के धर्म से प्रभावित थे। ठीक है, किसके? ऑगस्टे कोम्टे। ठीक है, सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1902 में द डॉन सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना की थी। ठीक है, द डॉन सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्यों में थे रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजेंद्र प्रसाद आदि। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, तो हमको पता है कि ये गरम दल से संबंधित थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है
निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से किन्हें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में प्राण दंड दिया गया? तो ठीक है, अमीर चंद को, अवध बिहारी को, बाल मुकुंद को और बसंत कुमार विश्वास, चारों को जो है प्राण दंड दिया गया था। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जब स्थानांतरण हो रही थी तो 23 दिसंबर 1912 को जो है लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर जो है बम फेंका गया। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग इसमें बच गए। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। रास बिहारी बोस ने। ठीक है, जो ये षड्यंत्र केस है, लॉर्ड हार्डिंग षड्यंत्र बम कांड है, तो इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, इस मुकदमे में बसंत विश्वास, ठीक है, बसंत कुमार विश्वास, ठीक है, बाल मुकुंद, ठीक है, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद को जो है फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, जो रास बिहारी बोस है वे भागकर जापान चले गए थे और जहां पर उन्होंने 1941 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना में भाग लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ, जो कि सही स्टेटमेंट है। हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1915 ईस्वी में कासिम बाजार के राजा मनिंदर चंद्र नंदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, 1928 में हिंदू महासभा के जबलपुर अधिवेशन में गैर हिंदुओं को हिंदू के रूप में परिवर्तित करने का आह्वान करने वाले प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। एकदम सही स्टेटमेंट है। 1928 ईस्वी में हुए जबलपुर अधिवेशन में गैर हिंदुओं को हिंदू के रूप में परिवर्तित करने का आह्वान करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे और इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था सरकार के साथ सहयोग न करके जो है कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ही गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो कि उनको जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान अंग्रेजी सरकार का सहयोग करने की वजह से उनको जो है प्रदान की गई थी। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित जो जमनालाल बजाज है, उन्होंने भी अपनी ये उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, वकीलों ने बड़े पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार किया और इनमें कौन कौन वकील थे जिन्होंने जो है अदालतों का बहिष्कार किया? इनमें थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, SR जयकर, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, ठीक है, T प्रकाशम, ठीक है, और आसफ अली। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, इन चारों ने वकालत त्याग दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा तब, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, कलकत्ता में CR दास की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र बुलाया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। CR दास की अध्यक्षता में नहीं, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष सत्र बुलाया गया था। ठीक है, सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद भी जो असहयोग आंदोलन है उसको कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी। ठीक है, यह प्रस्ताव विशेष सत्र में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, जो कि गलत है। ये सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ नेताओं का विरोध था। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी, जो कि भारी बहुमत से पारित हुआ था जो है असहयोग का प्रस्ताव। ठीक है,
कांग्रेस ने इस सम्मेलन में अपना लक्ष्य रखा था स्वशासन की जगह रखा था स्वराज्य। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल ने इस कार्यक्रम से अपनी असहमति जताई और कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो ये कहना कि ये सर्वसम्मति से पारित हुआ था, ये गलत है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1905 से 7 वर्षों के दौरान कांग्रेस में उग्रपंथियों तथा नरमपंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है उग्रपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाकी सारे देश में फैलाना चाहते थे, जो कि सही स्टेटमेंट है। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई। ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है। बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा के दिन ही पारित हो गया था। ठीक है। जो गर्मपंथी दल है उसने स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखने और उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट पहला हमारा सही हो जाता है। ठीक है। जो गर्मपंथी थे वह केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि गर्मपंथी ये चाहते थे कि जो अंग्रेजी हुकूमत है उसको किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। नरमपंथी बहिष्कार को धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं से बढ़ाकर सरकार के साथ सहयोग के अथवा साहचर्य के सभी प्रकारों पर लागू करना चाहते थे। ठीक है। तो हमको पता है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ऐसा विचार नरमपंथियों का नहीं था बल्कि गर्मपंथियों का था। ऐसा विचार नरमपंथियों का ना होकर गर्मपंथियों का था। इसलिए स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा। ठीक है। गर्म दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष आदि। ठीक है। लाल बाल पाल में कौन है? एक तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में ब्रिटिश भारतीय शासन के दौरान वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था? तो वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है। तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मोरले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने के लिए वायसराय को अधिकार दिया गया था और वायसराय ने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख अधिवक्ता और एक राजनेता थे। ठीक है। और 1915 में जो बॉम्बे में 70 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। ठीक है। राजा किशोरी लाल गोस्वामी, तो इनकी प्रमुख कृति है इंदुमती, और जो इंदुमती है मुख्यतः इसको हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा प्रदान है। प्रमुख कहानी का प्रथम कहानी का इसको दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी और उन्होंने ही CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। 1923 में मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने और विपक्ष के नेता के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है। और यह 1920 से 1923 तक वायसराय की परिषद के विधि सदस्य भी रहे थे। तेज बहादुर सप्रू ने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच मध्यस्थता की और जो गांधी इरविन समझौता है उसको संभव बनाया। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 है गांधी जी ने फरवरी 1943 में जब वे जेल में थे 21 दिवसीय अनशन क्यों घोषित किया था?
तो इसका कारण है कि फरवरी 1943 ईस्वी में गांधी जी को पूना जेल में रखा गया था और इसी समय गांधी जी ने 21 दिनों के उपवास की घोषणा की, क्योंकि सरकार उन पर भारत छोड़ो आंदोलन में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने का दबाव बना रही थी और इसका जवाब उन्होंने उपवास के माध्यम से दिया। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह उनके द्वारा सरकार को दिया गया जवाब था, जो उनसे लगातार भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों द्वारा की जा रही हिंसा की भर्त्सना करने को कह रही थी। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का अंग नहीं था? तो हमको पता है कि 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी निम्नलिखित शर्तें थी। ठीक है, ए ऑप्शन है, उन सभी राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई जिन्हें हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। एकदम सही स्टेटमेंट है, सही है। ठीक है, रिहा कैदियों को समुचित मुआवजे का भुगतान नहीं, ये गलत है। रिहा कैदियों को जो है मुआवजे का भुगतान, ये शर्त नहीं थी उसमें। ठीक है, सी ऑप्शन है, जब्त की गई भूमि की वापसी जो तीसरे पक्ष को तब तक विक्रय नहीं की गई। एकदम सही है, जब्त की गई भूमि की वापसी की जाए जो तब तक तीसरे पक्ष को जो है बेची नहीं गई थी, वह जो उसका असली मालिक है उसको वापस कर दी जाए। ठीक है, यह शर्त भी थी उसमें। और डी है, तब तक संग्रह न किए गए अर्थदंड से मुक्ति, यानी कि जब तक अगर किसी से अर्थदंड ना लिया गया हो तो उसको जो है मुक्त कर दिया जाए, अब उसके बाद उनसे अर्थदंड ना लिया जाए। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 68वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।